गिग वर्कर्स जो हाल ही में काफ़ी सुर्खियों में रहे हैं, निम्नलिखित में ये किस क्षेत्र से संबंधित हैं? पहला फ्रीलांसर्स, दूसरा अंशकालिक कर्मचारी, तीसरा संविदा कर्मचारी अथवा चौथा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कार्यरत कर्मचारी। आपके विकल्प हैं ए केवल 2, 3 और 4 सही हैं, बी केवल 1, 3 और 4 सही हैं, सी केवल 1, 2 और 3 सही हैं अथवा ऑप्शन डी सभी सही हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, यानी सभी जो फ्रीलांसर्स हो गए, अंशकालिक कर्मचारी हो गए, संविदा कर्मचारी हो गए या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे कर्मचारी, ये सभी गिग वर्कर्स ही कहे जाएंगे। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। गिग वर्कर्स काम के बदले भुगतान के आधार पर रखे गए कर्मचारी होते हैं, जिन्हें स्थायी कर्मचारियों की तरह वेतन, भत्ते और अन्य सुरक्षा का लाभ नहीं मिलता है। हाल ही में भारत के पेंशन फंड नियामक जो कि PFRDA है, इसने केंद्र सरकार से देश के गिग कर्मियों के लिए यानी गिग वर्कर्स के लिए UK यानी इंग्लैंड जैसी पेंशन योजना शुरू करने की सिफारिश की है। दरअसल फरवरी 2021 में UK के सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला देते हुए गिग वर्कर्स को न्यूनतम वेतन और पेंशन समेत रोजगार का हकदार माना था, और अब इसी आधार पर ये PFRDA गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से यह सिफारिश कर रही है कि भाई अपने यहाँ की गिग कर्मियों को भी इस तरह की सुरक्षाएं उपलब्ध कराई जाएं। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। भद्राचलम मंदिरों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन कौन से कथन सत्य हैं? भद्राचलम में कोई एक मंदिर नहीं है, मंदिरों का एक पूरा समूह है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट है भद्राचलम समूह के मंदिरों को प्रसाद योजना के तहत विकसित किया जाएगा। दूसरा, ये मंदिर तेलंगाना राज्य में गोदावरी नदी के बाएं किनारे पर स्थित हैं। तीसरा, भगवान शिव को समर्पित ये मंदिर मुगल कला के प्रभाव वाली वास्तुकला की द्रविड़ शैली में निर्मित हैं। आपके विकल्प हैं ए केवल 1 और 2, बी केवल 1 और 3, सी केवल 2 और 3 अथवा ऑप्शन डी सभी सत्य हैं, यानी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी केवल पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है, तीसरा गलत है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। भद्राचलम तेलंगाना में स्थित भगवान श्री सीता रामचंद्र स्वामी का मंदिर है। यहाँ रामनवमी के दिन भव्य समारोह का आयोजन किया जाता है। साथ ही यहाँ भगवान राम और माता सीता का विवाह उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इसका निर्माण 17वीं शताब्दी में भक्त रामदासु द्वारा किया गया था, यानी ये मंदिर भगवान शिव को नहीं बल्कि भगवान राम और माता सीता को समर्पित है। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस संस्था को एशियाई विकास बैंक यानी ADB द्वारा पानी और अन्य बुनियादी ढांचा के क्षेत्रों में विकास के लिए शीर्ष परामर्शदाता फर्म के रूप में चुना गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए सुलभ इंटरनेशनल, बी वाटर एंड पावर कंसल्टेंसी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड, सी ONGC अथवा ऑप्शन डी वाटर कॉरपोरेशन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी वाटर एंड पावर कंसल्टेंसी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड, जिसे संक्षेप में वापकोस कहते हैं। व्याख्या देख लेते हैं। वापकोस जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र का एक उद्यम है। साल 1969 में शुरू की गई इस कंपनी को मिनी रत्ना का दर्जा प्राप्त है। भारत के अलावा ये कंपनी एशिया, अफ्रीका, प्रशांत द्वीप समूह और दक्षिण अमेरिका समेत 51 से अधिक देशों में सफलतापूर्वक परामर्श का काम कर रही है। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से इजराइल के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री कौन हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए आमिर ओहाना, बी इसहाक हर्जोग, सी बेंजामिन नेतन्याहू अथवा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी बेंजामिन नेतन्याहू। व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू ने तत्कालीन प्रधानमंत्री एयर लापिद को हराकर इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। इजराइल में हुए संसदीय चुनाव में नेतन्याहू के नेतृत्व वाले दक्षिणपंथी दलों के गठबंधन ने बहुमत हासिल कर लिया है। नेतन्याहू की गठबंधन पार्टी ने 120 में से 64 सीटें जीती हैं। आपको बता दें कि नेतन्याहू इजराइल के सर्वाधिक समय तक प्रधानमंत्री रहे हैं। उन्होंने लगातार 12 वर्षों तक और कुल मिलाकर 15 साल तक इजराइल पर शासन किया है। बढ़ते हैं आज के इस कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न की ओर, यानी 5वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसे रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और CEO नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए अनिल कुमार लाहोटी,
बी के सुब्रमण्यम, सी मनोज द्विवेदी अथवा ऑप्शन डी मोहित सिन्हा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए यानी अनिल कुमार लाहोटी को इस पद के लिए चुना गया है, यानी इन्हें नियुक्त किया गया है। व्याख्या देख लेते हैं। अनिल कुमार लाहोटी को रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी या सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 1 जनवरी 2023 को श्री अनिल कुमार लाहोटी के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी रेलवे बोर्ड के पद पर नियुक्ति को मंजूरी दी है। इसके पहले उन्होंने 17 दिसंबर 2022 को रेलवे बोर्ड में सदस्य इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में पदभार संभाला था। आपको बता दें कि अनिल कुमार लाहोटी इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ इंजीनियर्स के 1984 बैच के अधिकारी हैं। इन्हें भारत सरकार द्वारा अनुमोदित इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस के लेवल 17 के पहले पैनल में शामिल किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन कौन से कथन सत्य हैं? पहला, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी एक स्वायत्त वैश्विक संस्था है। दूसरा, यह संगठन संयुक्त राष्ट्र के प्रत्यक्ष नियंत्रण में काम करती है। तीसरा, यह संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद दोनों को रिपोर्ट करता है। आपके विकल्प हैं ए केवल 1 और 2, बी केवल 1 और 3, सी केवल 2 और 3 अथवा ऑप्शन डी 1, 2 और 3 यानी सभी सत्य हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी यानी केवल पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। व्याख्या देख लेते हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज ऑस्ट्रिया के वियना में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक राफेल ग्रॉसी से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने एक ट्वीट में कहा कि बैठक के दौरान भारतीय अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी सहयोग, भारत की G20 अध्यक्षता, वैश्विक ऊर्जा परिदृश्य, यूक्रेन और हिंद प्रशांत पर चर्चा हुई। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी एक स्वायत्त वैश्विक संस्था है जिसका उद्देश्य विश्व में परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना है। यह परमाणु ऊर्जा के सदुपयोग को किसी भी प्रकार रोकने में प्रयासरत रहती है। इस संस्था का गठन 29 जुलाई 1957 को हुआ था। इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। ध्यान दीजिएगा कि यह संगठन संयुक्त राष्ट्र के प्रत्यक्ष नियंत्रण में नहीं आता है। हालांकि एक अंतर्राष्ट्रीय संधि के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसकी स्थापना जरूर की गई थी। इसी संधि के मुताबिक यह संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद दोनों को रिपोर्ट करता है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। हाल ही में चुनाव आयोग ने निम्नलिखित में से किनके लिए रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी REVM के विकास की बात कही है? आपके ऑप्शंस हैं ए प्रवासी नागरिक, बी विकलांग, सी वयोवृद्ध अथवा ऑप्शन डी महिलाओं के लिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए यानी प्रवासी नागरिक। व्याख्या देख लेते हैं। चुनाव आयोग ने मतदान को बढ़ावा देने और भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए एक बहुनिर्वाचन रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी REVM के एक प्रोटोटाइप विकसित करने की घोषणा की है। 2011 की जनगणना के मुताबिक देश की लगभग 37% आबादी प्रवासी है। आबादी के एक बड़े हिस्से को मताधिकार से जोड़ने के लिए ये योजना बनाई जा रही है। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। हाल ही में चर्चा में रहा जेम्स वेब नाम किससे संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं ए क्रायोजेनिक इंजन, बी स्पेस टेलीस्कोप, सी सैटेलाइट अथवा ऑप्शन डी रॉकेट। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी यानी ये एक स्पेस टेलीस्कोप है। व्याख्या देख लेते हैं। जेम्स वेब नासा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से निर्मित एक टेलीस्कोप है। ये अपने पूर्ववर्ती हबल स्पेस टेलीस्कोप से 7 गुना अधिक शक्तिशाली है, जो कि अध्ययन करने के लिए इंफ्रारेड प्रकाश का इस्तेमाल करता है। यह ब्रह्मांड की उत्पत्ति, हमारे सौरमंडल के विकास को समझने और दूर के ग्रहों पर जीवन के संकेतों को खोजने में मदद करता है। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। हाल ही में सुर्खियों में रहा प्रहरी ऐप किससे संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं ए रेलवे सुरक्षा बल, बी तटरक्षक बल, सी सीमा सुरक्षा बल अथवा ऑप्शन डी असम राइफल्स। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी यानी ये सीमा सुरक्षा बल से संबंधित है। व्याख्या देख लेते हैं। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने सीमा सुरक्षा बल यानी BSF मोबाइल ऐप प्रहरी लॉन्च किया है, जिस पर जवान व्यक्तिगत और सेवा संबंधी जानकारी, आवास, आयुष्मान CAPF और छुट्टी से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ऐप उन्हें गृह मंत्रालय के पोर्टल से भी जोड़ेगा।
बढ़ते हैं आज के इस कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न की ओर, यानी 5वें प्रश्न की ओर। हाल ही में सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में भारतीय सेना ने किस महिला अधिकारी को तैनात किया है? आपके ऑप्शंस हैं ए दीप्ति मेहरा, बी सीमा राव, सी प्रिया चतुर्वेदी अथवा ऑप्शन डी शिवा चौहान। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी यानी शिवा चौहान। व्याख्या देख लेते हैं। नववर्ष के अवसर पर भारतीय सेना ने विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में पहली बार महिला अधिकारी के तौर पर कैप्टन शिवा चौहान की नियुक्ति की है। यह नियुक्ति सियाचिन समर स्कूल में कड़े प्रशिक्षण के बाद की गई है। कैप्टन शिवा चौहान को मई 2021 में इंजीनियरिंग रेजिमेंट में कमीशन किया गया था। हाल ही में चर्चा में रही समक्का सरलम्मा यात्रा के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन कौन से कथन सत्य हैं? ये एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय महोत्सव है। दूसरा, इसका आयोजन प्रत्येक वर्ष किया जाता है। तीसरा, इसे तेलंगाना और समीपवर्ती राज्यों की कोया जनजाति द्वारा आयोजित किया जाता है। आपके विकल्प हैं ए केवल 1 और 3, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 2 अथवा ऑप्शन डी सभी सत्य हैं यानी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए यानी केवल पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। व्याख्या देख लेते हैं। मेडारम यात्रा या समक्का सरलम्मा यात्रा तेलंगाना के जयशंकर भूपलपल्ली जिले के मेडारम गांव में 2 साल में एक बार माघ पूर्णिमा को मनाया जाता है। ये तेलंगाना का राज्य उत्सव है और विश्व का सबसे बड़ा जनजातीय उत्सव है। इसे दक्षिण भारत का कुंभ मेला भी कहा जाता है क्योंकि भारत में कुंभ मेले के बाद सबसे ज्यादा श्रद्धालु इस उत्सव में शामिल होते हैं। यह अन्यायपूर्ण कानून के खिलाफ एक माता और पुत्री यानी जिनका नाम है समक्का और सरलम्मा, इनके संघर्ष की स्मृति में मनाया जाने वाला त्यौहार है। ऐसी मान्यता है कि देवी समक्का और उनकी पुत्री सरलम्मा काकतीय राजाओं के खिलाफ मेदारम के पक्ष में युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गई थी। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। नीलगिरी तहर परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, नीलगिरी तहर के संरक्षण के लिए देश की पहली ऐसी परियोजना है। दूसरा, इसे IUCN लाल सूची में एंडेंजर्ड यानी संकटापन्न के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। आपके विकल्प हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों अथवा ऑप्शन डी न तो 1 न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी यानी दोनों स्टेटमेंट सही हैं, कोई भी गलत नहीं है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। तमिलनाडु सरकार ने राजकीय पशु के संरक्षण के लिए नीलगिरी तहर परियोजना शुरू की है। नीलगिरी तहर को नीलगिरी आइबेक्स या सिर्फ आइबेक्स के नाम से भी जाना जाता है। ये भारत के तमिलनाडु और केरल राज्यों में नीलगिरी पर्वत और पश्चिमी घाट के दक्षिणी भाग में रहने वाला जंगली प्राणी है और इसे स्थानीय बोलचाल में नीलगिरी साकिन या केवल साकिन के नाम से भी जाना जाता है। IUCN ने इसे अपने रेड डेटा लिस्ट में एंडेंजर्ड यानी संकटापन्न की श्रेणी में शामिल किया हुआ है। इसका वैज्ञानिक नाम नीलगिरी ट्रेगस हिलोक्रियस है। ये तमिलनाडु का राज्य पशु नीलगिरी तहर है जो समूह में रहना पसंद करता है। ये एक प्रकार की जंगली बकरी होती है जिसका वजन आमतौर पर 80 से 100 किलोग्राम होता है और कंधे तक इसकी ऊंचाई 39 से 42 इंच तक होती है। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। भारत में पहले ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य में की गई है? आपके ऑप्शंस हैं ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी आंध्र प्रदेश, डी तेलंगाना। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए यानी ये गुजरात है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। भारत की पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना की शुरुआत गुजरात के कवास टाउनशिप में शुरू की गई है। बिजली उत्पादक NTPC लिमिटेड ने पाइप के जरिए घरों में आपूर्ति की जाने वाली रसोई गैस में हाइड्रोजन को मिलाया है। आपको बता दें कि ये प्रोजेक्ट NTPC और गुजरात गैस लिमिटेड का संयुक्त उपक्रम है। भारत के शून्य कार्बन उत्सर्जन के उद्देश्य को पूरा करने की दिशा में ये एक सकारात्मक और सराहनीय कदम है। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। हाल ही में चर्चा में रहा नेगलेरिया फाउलेरी क्या है? आपके ऑप्शंस हैं ए ब्रेन ईटिंग अमीबा, बी एक नया कोरोना वेरिएंट, सी एक वायरल बुखार या ऑप्शन डी मानसिक रोग। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए यानी ये एक ब्रेन ईटिंग अमीबा है। व्याख्या देख लेते हैं।
दक्षिण कोरिया में नेगलेरिया फाउलेरी या दिमाग खाने वाले अमीबा से संक्रमण का एक पहला मामला दर्ज किया गया है। ये पहली बार 1965 में ऑस्ट्रेलिया में खोजा गया था, जो आमतौर पर गर्म मीठे पानी के स्रोतों जैसे गर्म झरनों, नदियों और झीलों में पाया जाता है। अमीबा नाक के रास्ते मानव शरीर में प्रवेश करता है और फिर मस्तिष्क तक जाता है। बढ़ते हैं आज के इस कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न की ओर, यानी 5वें प्रश्न की ओर। हाल ही में किस मिश्र धातु को सबसे कठोर सामग्री के रूप में दर्ज किया गया है? आपके विकल्प हैं ए एल्यूमिनियम, कॉपर और निकल से बनी एक मिश्र धातु, बी क्रोमियम, कोबाल्ट और निकल से बनी एक मिश्र धातु, सी कार्बन और आयरन से बनी एक मिश्र धातु, अथवा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। क्रोमियम, कोबाल्ट और निकल से बनी एक मिश्र धातु को अब तक दर्ज की गई सबसे कठोर सामग्री के रूप में पाया गया है, जो कि तापमान गिरने के साथ और सख्त हो जाता है। इसका उपयोग गहरे अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले यंत्रों के निर्माण के लिए किया जा सकता है, जिससे वे अत्यधिक ठंड की स्थिति का सामना कर सकें। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन कौन से कथन सत्य हैं? पहला, इस साल प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित किया जा रहा है। दूसरा, उद्घाटन समारोह में मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली मुख्य अतिथि हैं। तीसरा, इस सम्मेलन का विषय है प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति में विश्वसनीय भागीदार। आपके विकल्प हैं ए केवल 2 और 3, बी केवल 1 और 3, सी केवल 1 और 2, अथवा ऑप्शन डी सभी सत्य हैं, यानी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी केवल पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। व्याख्या देख लेते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज यानी 9 जनवरी 2023 को मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का औपचारिक उद्घाटन किया। 3 दिन का प्रवासी सम्मेलन इंदौर में शुरू हो चुका है। उद्घाटन समारोह में गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली मुख्य अतिथि और सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी विशेष अतिथि होंगे। सम्मेलन का विषय है प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति में विश्वसनीय भागीदार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समापन सत्र की अध्यक्षता करेंगी और प्रवासी भारतीय सम्मान प्रदान करेंगी। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। वीर गार्जियन सैन्य अभ्यास के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, यह अभ्यास भारत और जापान के बीच आयोजित किया जाएगा। दूसरा, इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच यानी भारत और जापान के बीच जल रक्षा सहयोग को बढ़ावा देना है। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, अथवा ऑप्शन डी न तो 1 न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी केवल पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। व्याख्या देख लेते हैं। भारत और जापान के बीच वायु रक्षा सहयोग, न कि जल रक्षा। तो भारत और जापान के बीच वायु रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए जापान के हयाकुरी हवाई पट्टी पर 12 से 26 जनवरी तक वीर गार्जियन अभ्यास आयोजित किया जाएगा। इस दौरान भारतीय वायुसेना और जापानी वायु रक्षा दल संयुक्त वायुसेना अभ्यास करेंगे। बता दें कि पिछले साल 8 सितंबर को टोक्यो में दोनों देशों के विदेश और रक्षा मंत्रियों की दूसरी बैठक के दौरान द्विपक्षीय रक्षा सहयोग बढ़ाने और अधिक से अधिक सैन्य अभ्यास करने पर सहमति बनी थी। इस अभ्यास से दोनों देशों के बीच सामरिक संबंध और रक्षा सहयोग बढ़ाने में मदद मिलेगी। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। हाल ही में चर्चा में रहे गंगा विलास के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन कौन से कथन सत्य हैं? पहला, गंगा विलास दुनिया की सबसे लंबी रिवर क्रूज है। दूसरा, ये लग्जरी क्रूज भारत और बांग्लादेश 2 देशों से होकर गुजरेगा। तीसरा, ये कुल 3200 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करेगा। आपके विकल्प हैं ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 2, अथवा ऑप्शन डी सभी सत्य हैं, यानी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, यानी तीनों स्टेटमेंट सही हैं। व्याख्या देख लेते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 13 जनवरी 2023 को वाराणसी में MV गंगा विलास, जो कि दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज है, इसका शुभारंभ करेंगे। ये लग्जरी क्रूज भारत और बांग्लादेश के 5 राज्यों में 27 नदी प्रणालियों में 3200 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करेगा। सरकार के मुताबिक देश में रिवर क्रूज पर्यटन को विकसित करने से भीतरी इलाकों में रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
देश में इस क्षेत्र के अधिकतम प्रदर्शन और तेजी से विकास के लिए नदी पर्यटन सर्किट को मौजूदा पर्यटन सर्किट के साथ विकसित और एकीकृत किया जाएगा। बता दें कि वैश्विक रिवर क्रूज बाजार पिछले कुछ वर्षों में 5% की दर से बढ़ा है और 2027 तक क्रूज बाजार के 37% तक पहुंचने की उम्मीद है। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। हाल ही में चर्चा में रहा प्रज्वला चैलेंज किस मंत्रालय से संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं ए सहकारिता मंत्रालय, बी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, सी नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय अथवा ऑप्शन डी ग्रामीण विकास मंत्रालय। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी यानी ये ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित है। व्याख्या देख लेते हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने वाले विचारों, समाधानों और कामों को आमंत्रित करने के उद्देश्य से प्रज्वला चैलेंज की शुरुआत की है। इस पहल की शुरुआत दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत की गई है। पहल के माध्यम से नए प्रौद्योगिकी समाधान, समावेशी विकास, मूल्य श्रृंखला हस्तक्षेप, व्यावहारिक समाधान और स्थानीय मॉडल आदि के संबंध में विचारों एवं समाधानों की तलाश की जाएगी। इसके तहत चयनित विचारों को मेंटरशिप सपोर्ट और इनक्यूबेशन सपोर्ट देने के साथ साथ शीर्ष विचारों में से प्रत्येक को 2 लाख रुपए से पुरस्कृत भी किया जाएगा। बढ़ते आज के इस कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न की ओर यानी 5वें प्रश्न की ओर। भारत ने वासेनार अरेंजमेंट की साल 2023 के लिए वार्षिक अध्यक्षता प्राप्त की है। ये संस्था निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं ए पारंपरिक हथियारों के स्वैच्छिक निर्यात नियंत्रण से, बी परमाणु हथियार के अविस्तार से, सी मादक पदार्थों के प्रतिबंध से अथवा ऑप्शन डी सूचना प्रौद्योगिकी से। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए। व्याख्या देख लेते हैं। 1 जनवरी 2023 को भारत ने 1 वर्ष के लिए वासेनार व्यवस्था की अध्यक्षता ग्रहण की। ये 42 सदस्यीय स्वैच्छिक निर्यात नियंत्रण व्यवस्था है जो पारंपरिक हथियारों और दोहरे उपयोग वाले सामानों के हस्तांतरण की निगरानी और प्रौद्योगिकी पर सूचना साझा करने और मानक सेटिंग की सुविधा प्रदान करता है। भारत 2017 में इस व्यवस्था का सदस्य बना था। हाल ही में दिवंगत हुए व्यक्तित्व वाल्टर कनिंघम के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, वे नासा के अपोलो कार्यक्रम के पहले सफल मानवयुक्त अंतरिक्ष अभियान के चालक दल में शामिल थे। दूसरा, वे अंतरिक्ष से टेलीविजन पर आने वाले पहले नासा अंतरिक्ष यात्री थे। आपके विकल्प हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों अथवा डी न तो 1 न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी यानी दोनों स्टेटमेंट सही हैं। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के द्वारा 1968 में भेजे गए अपोलो 7 मिशन के चालक दल के सदस्य वाल्टर कनिंघम का 90 वर्ष की आयु में हाल ही में निधन हो गया। अपोलो 7 मिशन के जरिए ही अंतरिक्ष यात्रियों का आगे चलकर चंद्रमा की सतह पर उतरना संभव हो सका था। 11 दिनों की इस मिशन का टेलीविजन पर सीधा प्रसारण किया गया था। कनिंघम स्काईलैब कार्यक्रम के निदेशक भी रहे जिसने अमेरिका का पहला अंतरिक्ष स्टेशन विकसित किया था। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। हाल ही में मनाया गया पर्पल फेस्ट किससे संबंधित है? आपके विकल्प हैं ए एसिड विक्टिम्स, बी ट्रांसजेंडर, सी महिलाओं से अथवा ऑप्शन डी दिव्यांगजन से। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी यानी ये दिव्यांगजनों से संबंधित है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देश में पहले समावेशी उत्सव पर्पल फेस्ट सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी का आयोजन गोवा में किया गया। ये महोत्सव दिव्यांगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश करेगा। हाल के दिनों में बैगनी रंग को विकलांगता से जोड़ा गया है और विकलांग लोगों के व्यापक समुदाय के योगदान को ये दर्शाता है। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? आपके विकल्प हैं ए 9 जनवरी, बी 4 जनवरी, सी 11 जनवरी था ऑप्शन डी 10 जनवरी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी यानी ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। व्याख्या देख लेते हैं। आज विश्व हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। विदेशों में हिंदी भाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हर साल यह दिवस मनाया जाता है।
2006 में आज ही के दिन दुनिया भर में हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए नागपुर में पहली बार विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया था। तब से ये दिन विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष की विश्व हिंदी दिवस की थीम है हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बढ़ते हैं आज के इस कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न की ओर, यानी 5वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? आपके विकल्प हैं ए पंजाब, बी कर्नाटक, सी मेघालय अथवा ऑप्शन डी नागालैंड। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी ये कर्नाटक में आयोजित किया जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 12 जनवरी से 16 जनवरी 2023 तक कर्नाटक के हुबली और धारवाड़ में आयोजित किया जाएगा। इस साल के युवा महोत्सव का विषय विकसित युवा विकसित भारत है। इस कार्यक्रम में देश भर से 7,500 से अधिक प्रतिनिधियों के भाग लेने की उम्मीद है। कलारीपयट्टू, थांगता, गतका, मल्लखंभ और योगासन जैसे पारंपरिक खेल और क्रियाएं महोत्सव का हिस्सा रहेंगी। वैश्विक आर्थिक संभावना, अंग्रेजी में कहें तो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट जनवरी 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य है? पहला, ये रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी किया जाता है। दूसरा, इस नीतिगत रिपोर्ट में विश्व आर्थिक व्यवस्था की मध्यावधि संभावनाओं का अनुमान व्यक्त किया जाता है। तीसरा, इसके मुताबिक भारत की अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2023-24 में 6.6% की दर से बढ़ने की आशा है। आपके विकल्प हैं ए केवल 3, बी केवल 2 और 3, सी केवल 2 अथवा ऑप्शन डी सभी सत्य हैं, यानी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी केवल दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है। व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में वॉशिंगटन डीसी स्थित विश्व बैंक समूह द्वारा वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट जनवरी 2023 जारी की गई। विश्व बैंक की इस नीतिगत रिपोर्ट में विश्व आर्थिक व्यवस्था की मध्यावधि संभावना का अनुमान व्यक्त किया जाता है। इस बार विश्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि विश्व की 7 सबसे बड़ी उभरती अर्थव्यवस्थाओं और विकासशील देशों में भारत के सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनने की उम्मीद है। विश्व बैंक के मुताबिक भारत की अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2023-24 में 6.6% की दर से बढ़ने की आशा है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, भारत 19 जून 1992 को ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों पर हुए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का एक पक्षकार बन गया था। दूसरा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का वित्तीय प्रबंध तंत्र ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी है, यानी यहीं से इसकी फंडिंग होती है। विकल्प हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों अथवा ऑप्शन डी ना तो 1 ना ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी केवल पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में एक खुशखबरी आई है कि पृथ्वी की सुरक्षा कवच यानी ओजोन परत तेजी से भर रही है और आने वाले 4 दशकों में इसके पूरी तरह से भर जाने की संभावना है। ये जानकारी संयुक्त राष्ट्र के एक एक्सपर्ट पैनल ने दी है। प्रत्येक 4 साल में जारी होने वाला ये निष्कर्ष 1987 के मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के मुताबिक ही है। आपको बता दें कि ओजोन परत को नष्ट करने वाले क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC को रोकने के लिए 1987 में 16 सितंबर को एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता किया गया था, जिसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहा गया। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। गोल्डन ग्लोब पुरस्कारों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, हाल ही में 78वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कारों की घोषणा हुई। दूसरा, ये पुरस्कार हर 2 साल पर हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन यानी HFPA द्वारा दिया जाता है। तीसरा, इस बार इसमें भारतीय फिल्म RRR के सुपरहिट गीत नाटू नाटू को सर्वश्रेष्ठ मौलिक गीत का पुरस्कार मिला है। आपके विकल्प हैं ए केवल 1 और 2, बी केवल 1, सी केवल 2 और 3 अथवा ऑप्शन डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी केवल दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है, पहला वाला गलत है। व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में 80वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कारों की घोषणा की गई। इसमें भारतीय फिल्म RRR के सुपरहिट गीत नाटू नाटू को सर्वश्रेष्ठ मौलिक गीत का पुरस्कार मिला है। फिल्म निर्देशक SS राजामौली की इस सुपरहिट फिल्म के गीत का संगीत निर्देशन
MM कीरावानी ने किया है। बता दें कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स अमेरिका में आयोजित होने वाला ऑस्कर के लेवल का ही एक बेहद प्रतिष्ठित अवार्ड समारोह है। मनोरंजन जगत में विशेष उपलब्धियों के लिए हर साल हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन देशी विदेशी कलाकारों और फिल्मों को गोल्डन ग्लोब पुरस्कार से सम्मानित करता है। पहला गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जनवरी 1944 को लॉस एंजलिस में आयोजित किया गया था। बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। विश्व मसाला कांग्रेस का 14वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? आपके विकल्प हैं ए तिरुवनंतपुरम, बी नई दिल्ली, सी चेन्नई अथवा ऑप्शन डी मुंबई। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी यानी मुंबई। व्याख्या देख लेते हैं। भारत को दुनिया में मसाले का कटोरा कहा जाता है। ये विभिन्न प्रकार के गुणवत्तापूर्ण, दुर्लभ और औषधीय मसालों का उत्पादन करता है। भारतीय मसालों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने और नए अवसर पैदा करने के लिए वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण 16 फरवरी से 18 फरवरी 2023 तक मुंबई में आयोजित किया जाएगा। बढ़ते हैं आज के इस कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न की ओर यानी 5वें प्रश्न की ओर। जगह मिशन निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? आपके विकल्प हैं ए कर्नाटक, बी पश्चिम बंगाल, सी ओडिशा अथवा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी यानी ओडिशा। व्याख्या देख लेते हैं। ओडिशा राज्य ने हाल ही में अपनी 5T पहल जगह मिशन के लिए UN वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड्स 2023 जीता है। जगह मिशन ओडिशा में चलाया जा रहा एक स्लम अपग्रेडिंग प्रोग्राम है। इसकी मदद से झुग्गी वासियों के जीवन को सशक्त बनाया जा रहा है। डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला स्टेटमेंट, ये पुरस्कार केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को परिणाम मंजरी नामक एक डिजिटल पहल के लिए दिया गया है। दूसरा, ये पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा बोर्ड को प्रदान किया गया। आपके विकल्प हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों अथवा डी न तो 1 न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी यानी केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022 में गोल्ड जीता है। यह पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा बोर्ड को प्रदान किया गया। CBSE ने सामाजिक आर्थिक विकास श्रेणी के लिए डेटा शेयरिंग और उपयोग में यह पुरस्कार जीता है। बोर्ड की अग्रणी IT पहल डिजिटल अकादमिक रिपोजिटरी परिणाम मंजूषा को गोल्ड श्रेणी के लिए चुना गया था। परिणाम मंजूषा IT विभाग CBSE द्वारा विकसित और कार्यान्वित रिजल्ट डेटा के एकल स्रोत के रूप में अपनी तरह का पहला ऑनलाइन रिपोजिटरी है। साथ ही ये NEGD के डिजी लॉकर के साथ भी जुड़ा हुआ है। इसमें पिछले 22 वर्षों के बोर्ड परीक्षार्थियों और पिछले 5 सालों के CTET परीक्षार्थियों का रिजल्ट डेटा उपलब्ध है। परिणामों के साथ अंक पत्र, उत्तीर्ण प्रमाण पत्र, प्रवासन प्रमाण पत्र और कौशल प्रमाण पत्र जैसे डिजिटल शैक्षणिक दस्तावेज भी डाउनलोड के लिए इस पर उपलब्ध हैं। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। छेरछेरा उत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, छेरछेरा त्यौहार पौष हिंदू कैलेंडर माह की पूर्णिमा की रात को मनाया जाता है। दूसरा, ये उत्सव केरल राज्य में मनाया जाता है। तीसरा, ये खेती के बाद फसल को अपने घर ले जाने की खुशी का जश्न वाला त्यौहार है। आपके विकल्प हैं ए केवल 1 और 3, बी केवल 2 और 3, सी केवल 2 अथवा ऑप्शन डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए यानी केवल पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ में छेरछेरा उत्सव मनाया गया। छत्तीसगढ़ का छेरछेरा त्यौहार पौष हिंदू कैलेंडर माह की पूर्णिमा की रात को मनाया जाता है। ये खेती के बाद फसल को काट कर घर ले जाने की खुशी का एक तरह का जश्न है। इसे त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। इस दिन किसान अन्न दान करते हैं और बाकी लोग अन्न मांगते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान शंकर ने माता अन्नपूर्णा से याचना की थी। लोग इस दिन धान के साथ साथ हरी सब्जियां भी दान करते हैं। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। हाल ही में इक्वाडोर में पाई गई एक नई बौना बोआ प्रजाति किस वर्ग से संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं ए सरीसृप, बी कीट, सी स्तनपायी अथवा ऑप्शन डी पक्षी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए यानी ये सरीसृप वर्ग से संबंधित है। सरीसृप ऐसे जीव होते हैं जो रेंग कर चलते हैं। व्याख्या देख लेते हैं। वैज्ञानिकों ने इक्वाडोर के अमेजन में बौने बोआ नाम की सांप की एक प्रजाति की खोज की है। यानी बोआ एक तरह का सांप होता है
20 सेंटीमीटर लंबे इस सांप में आदिम सांप की विशेषता जो कि अवशेष श्रोणि यानी अंग्रेजी में कहे तो वेस्टिजियल पेल्विस का होना इसे महत्वपूर्ण खोज बनाता है। इससे ये जाहिर होता है कि सांप छिपकलियों के वंशज से रहे होंगे जिन्होंने लाखों वर्षों में धीरे धीरे करके इनके अंग गायब होते चले गए और अब ये बिना हाथ पैर के हो गए, यानी शुरुआत में ये छिपकलियों की तरह इनके हाथ पैर होते रहे होंगे। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। हाल ही में सुर्खियों में रहे सगोल कांगजेई के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, ये मणिपुर का एक पारंपरिक खेल है। दूसरा, इसमें खिलाड़ी सफ़ेद घोड़े की सवारी करते हैं। आपके विकल्प हैं ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, अथवा डी न तो एक न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए यानी केवल पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। व्याख्या देख लेते हैं। सगोल कांगजेई आधुनिक पोलो खेल के समान मणिपुर का एक पारंपरिक खेल है। सगोल का अर्थ है टट्टू अथवा घोड़ा और कांग का अर्थ है एक गेंद या गोल वस्तु और जेई का अर्थ है एक छड़ी। जेई एक छड़ी होती है, इसका इस्तेमाल मारने के लिए किया जाता है। हाल ही में गृह मंत्री ने इम्फाल में मणिपुर पोनी छोटे घोड़े की एक प्रजाति होती है, इस पर सवार एक पोलो खिलाड़ी की 122 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है इन्होंने। बढ़ते हैं आज के इस कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न की ओर यानी पांचवें प्रश्न की ओर। हाल ही में सुर्खियों में रहे ट्री टीचर किस राज्य से संबंधित हैं? एक कोई शख्स हैं जो ट्री टीचर के नाम से फेमस हैं, ये आपको बताना है कि किस राज्य से हैं ये। आपके ऑप्शंस हैं ए मध्य प्रदेश, बी पश्चिम बंगाल, सी राजस्थान अथवा ऑप्शन डी हरियाणा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी यानी ये राजस्थान से है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। राजस्थान के बाड़मेर जिले के एक प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक भेराराम भाखर ने पिछले 24 सालों के दौरान 4 लाख पेड़ लगाकर और 1.2 लाख लोगों को अपने अभियान से जोड़कर परिवार वानिकी अभियान में एक कीर्तिमान स्थापित किया है। प्यार से ट्री टीचर कहे जाने वाले भेराराम पश्चिमी राजस्थान में मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इनके द्वारा शुरू किया गया अभिवादन का एक अनूठा तरीका हरित प्रणाम आम लोगों के बीच काफ़ी लोकप्रिय है। यानी ये जब किसी से मिलते हैं तो सिर्फ प्रणाम नहीं बोलते हैं बल्कि हरित प्रणाम बोलते हैं लोगों को। मकर विलक्कु त्योहार के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, मकर विलक्कु का त्यौहार केरल के सबरीमाला मंदिर में मनाया जाता है। दूसरा, इस त्यौहार को मनाने की शुरुआत हनुक्का जनजाति द्वारा की गई थी। आपके विकल्प हैं ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, अथवा डी न तो एक न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए यानी केवल पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। व्याख्या देख लेते हैं। केरल के सबरीमाला मंदिर में आज हजारों अयप्पा भक्त मकर विलक्कु के दर्शन करेंगे। मकर विलक्कु का त्यौहार मकर संक्रांति के दिन आता है और ऐसा माना जाता है कि भगवान अयप्पा एक प्रकाश पुंज के रूप में खुद अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। इसमें मकर संक्रम पूजा होती है और लाखों भक्त इस महोत्सव में भाग लेते हैं और प्रकाश पुंज मकर ज्योति के दर्शन करते हैं। इस त्यौहार को मनाने की शुरुआत मलया राय जनजाति द्वारा की गई थी। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? ये हाल ही में एक रिपोर्ट आई है, इसके बारे में इस हालिया रिपोर्ट के बारे में इसमें बात की जा रही है। तो लेते हैं पहला स्टेटमेंट, विश्व बैंक द्वारा जारी ये रिपोर्ट हर साल प्रकाशित किया जाता है। दूसरा, इसमें जीवन यापन की लागत के संकट, अंग्रेजी में कहें तो कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस को सबसे बड़े अल्पकालिक जोखिम के रूप में बताया गया है। यानी ये सबसे बड़ा शॉर्ट टर्म क्राइसिस है, जीवन यापन करने की जो जद्दोजहद है। विकल्प देख लेते हैं। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, अथवा डी न तो एक न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी यानी केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला वाला गलत है। व्याख्या देख लेते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी वैश्विक जोखिम रिपोर्ट यानी ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट में जीवन यापन की लागत के संकट को सबसे बड़े अल्पकालिक जोखिम के रूप में बताया गया है। यानी कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस को सबसे बड़े शॉर्ट टर्म रिस्क के रूप में बताया गया है। इस वार्षिक रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि जीवन यापन की लागत के संकट जलवायु परिवर्तन के साथ सबसे बड़ा दीर्घकालिक खतरा है। यानी जलवायु परिवर्तन दीर्घकालिक खतरा बताया गया है और कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस को शॉर्ट टर्म क्राइसिस बताया गया है, शॉर्ट टर्म रिस्क बताया गया है।
इसके मुताबिक यूक्रेन में रूस के युद्ध और कोविड-19 महामारी ने ऊर्जा संकट, भोजन की कमी और मुद्रास्फीति को सबसे अधिक तनावकारी वैश्विक मुद्दों के रूप में प्रेरित किया है, दिखाया है। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। हाल ही में मनप्रीत मोनिका सिंह चर्चा में रहीं, ये कौन हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए पहली भारतीय ट्रांसजेंडर वैज्ञानिक, बी पहली सिख नृत्यांगना जो कि भरतनाट्यम से संबंधित है, सी अमेरिका में पहली महिला सिख न्यायाधीश, अथवा ऑप्शन डी भारतीय मूल की ब्रिटिश शतरंज खिलाड़ी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी ये अमेरिका में पहली महिला सिख न्यायाधीश हैं। व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय मूल की मनप्रीत मोनिका सिंह हैरिस काउंटी न्यायाधीश के रूप में शपथ लेने के बाद अमेरिका में पहली महिला सिख न्यायाधीश बनी हैं। इनका जन्म और पालन पोषण ह्यूस्टन में हुआ था। इनके पिता 1970 के दशक में भारत से जाकर अमेरिका में बस गए थे। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। हाल ही में कंगला नोंगपोक थोंग काफी चर्चा में रहा, ये क्या है? आपके ऑप्शंस हैं ए बांध, बी युद्धकला, सी पुल, अथवा ऑप्शन डी तेग त्योहार। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी ये एक पुल है। व्याख्या देख लेते हैं। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने इम्फाल में ऐतिहासिक कांगला किले के पूर्वी द्वार कंगला नोंगपोक थोंग, जैसा कि हमने बताया कि एक पुल है, इसको राज्य के लोगों को समर्पित किया अभी हाल ही में। महत्वपूर्ण सांस्कृतिक महत्व वाले इस पुल को मणिपुर के लोगों के लिए शांति, समृद्धि और खुशी का मार्ग माना जाता है। नोंगपोक थोंग को 1891 के एंग्लो मणिपुर युद्ध के बाद अंग्रेजों ने नष्ट कर दिया था। बढ़ते हैं आज के इस कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न की ओर, यानी पांचवें प्रश्न की ओर। बींद स्कीम यानी BIND, इस स्कीम के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, ये प्रसार भारती के विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा 100% वित्त पोषित योजना है। दूसरा, इसका उद्देश्य सुदूर व रणनीतिक क्षेत्रों में प्रसारण को व्यापक तथा अधिक गुणवत्तापूर्ण बनाना है। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, अथवा डी न तो एक न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी दोनों स्टेटमेंट सही हैं। व्याख्या देख लेते हैं। ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट यानी बिंद सार्वजनिक प्रसारक, जिसे कि प्रसार भारती कहते हैं, इसको आधुनिक बनाने के लिए एक केंद्रीय योजना है। ये प्रसार भारती के तहत ही ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन और तमाम अन्य तरह के जो सरकारी चैनल हैं इसी के तहत आते हैं। ये देश में AIR FM ट्रांसमीटरों को वर्तमान कवरेज को 59% भौगोलिक क्षेत्र और 68% आबादी से बढ़ाकर क्रमशः 66% और 80% तक पहुंचाने का काम करेगा।